आज मैं लाइव हुआ हूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर कि मैं डेली लाइव हूँ और डेली सवालों के लोगों का जवाब देता रहूँ। हाँ, लेकिन आज लाइव हुआ हूँ तो सारे सवालों का जवाब भी दे देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट बार जो जितने भी मैंने बातें बोली थी, अब उसको भी मैं प्रामाणिकता भी दे रहा हूँ उन सारी चीज़ों का। सबसे पहले जो लास्ट का सेशन था हमारा, उसमें हमने बोला था कि यूट्यूबर्स जो मैक्सिमम हैं वो नॉट इन मेरिट में है या तो फिर फेल है। मेरिट में आने वाले यूट्यूबरों की संख्या काफ़ी कम है, बहुत कम लोग हैं जो मेरिट में हैं और यूट्यूबर्स हैं। और मैंने ये भी बताया था कि यही यूट्यूबर जो पहले आपको बता रहे थे कि हाँ इस विषय में इतना कटअप जाएगा, इस विषय में इतना कटअप जाएगा, वही यूट्यूबर आज के रेट में आपको बताते हैं कि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो भाई जब इतना ज्ञान था कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो फिर ये कटअप बताने का ढोंग क्यों रच रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे? अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही था तो फिर कटअप बताने का ढोंग क्यों? अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, और मैं जो भी बोलूँगा प्रामाणिकता के साथ ही बोलूँगा। और भी जो बातें मैंने प्रश्न पूछा था उसका तो हमें जवाब मिला नहीं जो हम पूछ रहे थे, लेकिन खैर जो भी जवाब दिए उनका जवाब मैं दे देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये सुन लीजिए थोड़ा उसको। और एक मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? तो ये एकदम एग्जैक्ट फिट होता है उन यूट्यूबरों पे जो पहले कटअप दिखाते थे, आज वो बताते हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सुनिए जरा एक ऐसे ही यूट्यूबर्स को जरा। सीट्स कितनी है? तो सीट आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सीट है, 5054 सीट जो है वो साइंस के अभ्यर्थियों के लिए जो है इस वैकेंसी में निर्धारित है। आप देखिए कि अगर एसएसटी की बात करें तो इतना ही सीट के लिए 65,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो फाइट कर रहे हैं, और साइंस में जो है मात्र 17,000 अभ्यर्थी जो है इस सीट के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि 3 से 4 मैक्सिमम जो है आपको फाइट है एक सीट में। यानी कि अगर आप बाकी सब्जेक्टों के अनुसार पर तुलना करें तो साइंस में कंपटीशन जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए जो है इसमें भी जो है एवरेज स्कोर काफ़ी डाउन है लोगों का। और इसमें 2-3 बातें ध्यान देने वाली है जो मैंने नोट किया है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो अच्छे क्वेश्चन आए थे साइंस में भी, जिसको उतनी आसान जो है नहीं कहा जा सकता, अच्छे क्वेश्चन आए थे। और जो लोगों का एवरेज मार्क्स जो आया है, जो मेरे पास जो है एवरेज मार्क्स लोगों का काफ़ी कम है। जो लोगों ने मार्क्स भेजा है 100 तो पार करने वाले बहुत कम कैंडिडेट है। मेरे ख्याल से अगर हम आंकड़ा लगाए तो मात्र 10% कैंडिडेट्स ही जो है ऐसे लगभग जो 100 को क्रॉस कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी में है कि जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। नहीं तो 5,000 सीट के आसपास 65,000 कैंडिडेटों का भी फाइट होता हुआ दिख रहा है इसी एग्जामिनेशन में। अब हम अगर चलते हैं कट ऑफ की ओर दोस्तों, तो जनरल की कट ऑफ को मैंने 90 नंबर माना है कि 90 जो एवरेज मार्क्स हालांकि आप लोगों का जो आ रहा था वो 90 से कुछ कम ही था, लेकिन मैंने मैक्सिमम इस चीज़ को ले लिया है। इस चीज़ को यहाँ आप देख सकते हैं कि यह मैक्सिमम मार्क्स है, इससे कम वाले भी निराश नहीं हो क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैंने इसमें 1-2 मार्क्स को ज़्यादा लेकर के ही अनुमान लगाया है। तो जनरल जो तो बस ये एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, ये जो लोग अपने ईमान बेच देते हैं उनके लिए बस। इसलिए मैंने स्टार्टिंग ही कहा प्रेमचंद की कविता से कि क्या बिगाड़ के डर से जो सही बात है वो आप नहीं करोगे कि आप फेल हो गए हो या आप नॉट इन मेरिट में हो गए हो। बस इसी कारण से यही यूट्यूबर ना कटअप बता रहे थे कि 90 कटअप जाएगा, और यही यूट्यूबर आज के डेट में बताते हैं कि सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो मेरिट में नहीं आ पाए। इस कारण से आज वो बता रहे हैं कि हम जो है वो STET केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, मैंने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि STET कंडक्ट कराने के लिए क्या कोई नियमावली है बिहार सरकार के पास? वो हमें SLP 2020 में SLP 20 का जो 2018 में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो जजमेंट हमें पढ़ा रहे हैं। अरे भाई वो जजमेंट हम भी पढ़े हुए हैं, और वो जजमेंट आप भी जाके एक बार फिर से पढ़ लेना एक बार। उस जजमेंट का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। आप नियुक्ति नियमावली की बात कर रहे हो और हम STET कंडक्ट करने की नियमावली की बात कर रहे हैं कि STET कंडक्ट जो होता है सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट, उसके लिए क्या नियमावली है, उसके बारे में मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या उसके लिए कोई नियमावली है कि नहीं है, ये बताइए आप। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि नियमावली, उन्होंने बता दिया बस कि ये दिया गया था 2012 नियमावली में है ऐसे वैसे है। भाई वो तो नियुक्ति की नियमावली है। ये तो बात सब लोग को पता है, ऑब्वियस है कि सब लोग को नियोजन इकाई में जाना है। लेकिन STET में सिर्फ उन्हीं को प्रमाण पत्र मिलेगा जो लोग मेरिट में आएंगे। ये विज्ञापन की शर्तें है ना, उसकी हम बात कर रहे थे ना। तो मैंने पूछा कि क्या
ऐसा कोई नियमावली है एसटीईटी कंडक्ट कराने के लिए? उन्होंने कोई उसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि हाँ ऐसा कोई नियमावली है कि नहीं है। हाँ, एक प्रश्न जो मैंने पूछा था कि क्या वो कॉम्पिटिटिव नेचर का है या एलिजिबिलिटी नेचर का, उसका जवाब उन्होंने दिया है कि हाँ वो एक एलिजिबिलिटी नेचर का एग्जाम है। सबसे पहले तो बहुत लोग मैसेज कर रहे थे मुझे क्या कि सर आप जवाब दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है। अरे भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर कि दिन भर बैठ के मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ उनकी तरह। दिन भर में 4-4 बार वीडियो बनाते रहते हैं वो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। और यूट्यूब से मेरा कोई माध्यम नहीं है, मतलब वीडियो बना के अर्निंग करने का या वॉट एवर जो आप समझ रहे हैं। यूट्यूब बस एक माध्यम है आपसे इंटरेक्ट करने का, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का। तो उन्होंने बताया एसएलपी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जो बना था, एसएलपी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनाई गई थी, अपर मुख्य सचिव लेवल की कमेटी की बात वो चर्चा कर रहे थे। अरे भाई अपर मुख्य सचिव लेवल के द्वारा ही इस परीक्षा को कॉम्पिटिटिव नेचर बनाया गया, इस बात तो क्यों भूल जा रहे हैं आप? कॉम्पिटिटिव नेचर बनाने का राइट गवर्नमेंट के पास है एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश में भी एसटीईटी हाई स्कूल +2 के लिए होता है, वो लोग कॉम्पिटिटिव नेचर में लेते हैं। सरकार ने खुद लिया है ना, सरकार के अपर मुख्य सचिव की बैठक हुई है, उन्होंने निर्णय लिया है कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट ना होके एक कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में होगी। किसको पता नहीं है कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? किसको पता नहीं है? आप ही बहुत बड़े पढ़े लिखे होगा, हम लोग बेवकूफ हैं कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का हिंदी हम लोग नहीं जानते हैं। हमने पूछा कि क्या वो कॉम्पिटिटिव नेचर का है कि नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव नेचर का ऑब्वियस, और हम क्यों बोल रहे हैं? ये तो सरकार ने खुद काउंटर में बोला है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जो आप बता रहे हैं फाइंडिंग, दिस इज नॉट द फाइंडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी की रिपोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग नहीं है। पहले तो आप ये जानो कि फाइंडिंग क्या होता है। फाइंडिंग होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग किया है कि गेम का रूल जो है गेम खत्म होने के बाद नहीं बदला जा सकता है, दिस इज द फाइंडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये फाइंडिंग है, ये कमेटी रिपोर्ट को फाइंडिंग नहीं कहा जाता है। कमेटी रिपोर्ट सरकार के द्वारा बना के दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट सौंपा था, बट दैट इज नॉट द फाइंडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द फाइंडिंग ऑफ कमेटी। तो कमेटी ने बनाया था, और वो कमेटी किसकी थी? अपर मुख्य सचिव लेवल की थी। आप खुद मांग रहे हो कि अपर मुख्य सचिव लेवल की थी, तो अपर मुख्य सचिव लेवल के ही तो अधिकारी ने ये कहा कि कॉम्पिटिटिव नेचर में लीजिए एग्जाम को। आपने जो पढ़ा होगा काउंटर भी हम लोग के पास जो था, उसमें भी तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जून में 2019 में बैठक आयोजित की गई आर.के. महाजन सर की अध्यक्षता में, और निर्णय लिया गया कि एसटीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। तो वहां भी तो अध्यक्षता आर.के. महाजन सर ने ही किया था, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है मीटिंग हुई थी, और उसके बाद जो है वो फाइंडिंग उन्होंने दिया था कि हाँ कि हम लोग कॉम्पिटिटिव नेचर के फॉर्मेट में आपको एग्जाम को लेंगे। और ये कोर्ट में भी कई बार बोल चुके हैं, कोर्ट में अब ये क्या बोलेंगे कि एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी है तो इन्होंने क्यों नहीं विज्ञापन में एडिट कर दिया, बताइए जरा हमको। अगर एलिजिबिलिटी है तो इन्होंने क्यों नहीं एडिट कर दिया? इन्होंने तो बस एक लेटर निकाला ना 21 जून को 22 जून को जो भी निकाला था, इन्होंने विज्ञापन को तो चेंज नहीं किया कि हाँ विज्ञापन में एलिजिबिलिटी टेस्ट करना था, केवल हमने कॉम्पिटिटिव कर दिया था, गलती हो गया था हमसे। क्या सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा इसने। यानी सरकार कैसे कहेगी? सरकार तो खुद कोर्ट में दी हुई है कॉम्पिटिटिव नेचर, तो क्या सरकार आप बदलेंगे कि एलिजिबिलिटी नेचर है? और कॉम्पिटिटिव को एलिजिबिलिटी बना देना, एलिजिबिलिटी को कॉम्पिटिटिव कर देना, यदि सरकार के पास इतना राइट है कि सरकार जब चाहे किसी एग्जाम की स्पिरिट को चेंज कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में कहा है कि सरकार के पास विज्ञापन में थोड़े बहुत चेंजेस करने के राइट हैं, लेकिन इतना राइट कभी भी नहीं है कि वो एग्जाम की जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको बदल दे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ाते हैं, जाके अपने वकील से जजमेंट पढ़वाइएगा इस चीज को, सारा जजमेंट मेरे पास भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि किसी भी एग्जाम की स्पिरिट को नहीं बदला जा सकता है। स्पिरिट कहने का मतलब है कि जब आप एग्जाम खुद ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव नेचर के फॉर्मेट में, और अब आप उस स्पिरिट को ही चेंज कर दीजिएगा, ये गलत हो रहा है। गेम के बीच में नियम को बदल देना, गेम के बाद में, गेम खत्म होने के बाद में नियम को बदल देना, ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है। ये पता करिए थोड़ा आप। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत वो कहावत सुने होंगे भोजपुरी में, वही कहावत इनके ऊपर फिट बैठ रहा है। हम पूछ रहे हैं कि एसटीईटी के लिए क्या नियमावली है, तो ये नियमावली हमको बता रहे हैं कि विज्ञापन 2012 की नियमावली क्या है। अरे भाई देखो टीईटी के लिए क्या नियमावली तुमको हम दिखाते हैं, देखो जो तुम बताते हो ना टीईटी के लिए क्या नियमावली है, तुमको टीईटी के लिए हम नियमावली दिखा रहे हैं। देखो देख लो, इसमें लेटर में लेटर का नंबर लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे। ये एनसीटीई के द्वारा लेटर लिखा गया था हर एक राज्य को कि कैसे टीईटी कंडक्ट करवाया जाता है। देख लो लेटर का नंबर दिया गया है, देख लो इसमें, और जाके देख लेना नेट पर। और इसमें देखो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए क्या फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है किस तरह से एग्जाम फॉर्मेट में होगा, किसमें लैंग्वेज होगा, चाइल्ड पैडागोगी होगा, सब विषय का दिया हुआ है, किसमें कितना कितना नंबर का होगा।
ये मैंने पूछा था कि क्या ऐसी कोई नियमावली एसटीईटी के लिए है, जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं। और इसी देख लो, इसी आदेश के द्वारा, इसी जो ऑर्डर जो था एनसीटीई का, जो हर एक राज्य के सेक्रेटरीज को भेजा गया था कि कैसे टीईटी कंडक्ट करवाना है, तो वैसे क्या एसटीईटी कंडक्ट कराने के लिए कुछ भेजा गया था गाइडलाइंस में? ऐसा कोई गाइडलाइंस है एनसीटीई का? ये मैं पूछा था आपसे, लेकिन उसका जवाब आपके पास नहीं था। और ये देखिए, सरकार ने जो बैठता भी बढ़ाया था, बैठता बढ़ाने में भी देखिए ये जो लेटर, इसी लेटर का हवाला दिया गया है बैठता बढ़ाने में। और ये देख लीजिए कि ये लेटर स्पष्ट कहता है कि 1 से 8 का जो टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है, देख लीजिए आप लोग, सब लोग देखे भी होंगे नेट पे, ऐसा तो लेटर घूम ही रहा होगा, लेटर का नंबर भी देख लीजिए, इसके आधार पे ये कहा था। और ये एनसीटीई ने कहा था कि 1 से 8 तक के लिए केवल लागू होता है टीईटी। ये भी आप देख लो, इसमें जो पुरानी गाइडलाइंस है, इसी एकेडमिक लेटर का हवाला दिया गया था। एनसीटीई सिर्फ एकेडमिक बॉडी है जो बनाती है कि क्या क्या टीचर की एलिजिबिलिटी होगी और टीईटी के लिए क्या प्रोविजन होंगे, उसको बनाती है। तो उसमें देख लो आप, इसमें कि लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि 1 से लेके 8वां क्लास तक का, देख लो यहाँ पे, देख लो, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, कमजोर हो गए है नजर तुम्हारी, क्योंकि जो चीज मैं पूछ रहा था तुम हमको जवाब दूसरा बता रहे थे। अब तुम्हारे हम एक और प्रश्न का जवाब दे देते हैं। जो तुमने कहा कि 2011 की वैधता कब नहीं थी, जो मैंने कहा कि 11 की वैधता तो हमेशा थी भाई। 11 की वैधता तब भी थी जब परीक्षा का विज्ञापन निकला था। 11 का वैधता तब भी थी जब परीक्षा कैंसिल हुआ था। 11 की वैधता तब भी थी जब दोबारा रिजल्ट हुआ, दोबारा एग्जाम हुआ, हर समय वैधता थी। तुमने क्या कहा कि 11 की वैधता तो थी, लेकिन उनकी सीटें प्रिस्क्राइब थी 2019 30 जून तक प्रिस्क्राइब थी। ठीक है, चलो तुम्हारा बात हम मान लेते हैं। 30 जून 2019 तक के सीटों पर तो उन्होंने राइट किया था इस तरह से कोर्ट में केस करके। अब ये हमको जरा कि अगर 2020 में वैकेंसी निकलता, और ये सरकार जो है, जो लाइफ टाइम सरकार ने निर्णय लिया, ये लाइफ टाइम का निर्णय नहीं हुआ रहा था। अगर 2020 में वैकेंसी निकलता तो क्या एसटीईटी 2011 वाले उस वैकेंसी में नहीं बैठते हैं? अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट आता तो अब बता दो हमको जरा। जब अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट था तो ऑब्वियस है कि जो भी एलिजिबल होंगे वो लोग अप्लाई करते। तो आप ये कैसे डिटरमाइन कर दिए? जब 2 साल वैलिडिटी बढ़ गई तो उस 2 साल के ड्यूरेशन में अगर कोई वैकेंसी आती तो ऑब्वियस है कि वो लोग भी अप्लाई करते। क्या उस समय उन लोग को रोक दिया जाता कि आप लोग एलिजिबल नहीं हैं? तो उस समय तो वो लोग भी कहता कि भाई ये लोग के पास भी टेट का सर्टिफिकेट है, हमारे पास भी टेट का सर्टिफिकेट है, तो हम कैसे एलिजिबल नहीं है अगर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है? तो ये आप कैसे प्रमाणिकता के साथ कह सकते हो कि मतलब वो लोग को नहीं बैठने दिया जाता? हाउ, क्यों नहीं बैठने दिया जाता? जब एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपने खुद वैधता बढ़ाया है 2021 तक में, और अगर आप वैकेंसी 2020 में निकाल रहे हैं, ठीक है, आप 30 जून 2019 के बाद ही के सीट को गणना कर रहे हैं और उसी की वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन निकाल तो रहे हैं उस टाइम में, उसकी तो वैलिडिटी है ना जी, उसकी वैलिडिटी है। इसका मतलब कि वो एग्जाम में बैठेंगे, वो नियोजन इकाई में जाएंगे, उनको आप कैसे रोक सकते हैं जब वैलिडिटी आपने खुद बढ़ा दिया 2 साल? तो ये तर्क नहीं चलने वाला। आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारा जो मेन मुद्दा था, हमारा मेन इशू था कि सरकार ने खुद इस चीज को अपने जो 21-22 जून का जो भी लेटर है उसमें सरकार ने खुद लिखा है ना अपने लेटर में कि क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। जब सरकार इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट मान रही है तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? इसका नीड, जरूरत क्या था? सरकार को सीधे लिख देना चाहिए था कि क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट लिस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया गया। दूसरा बात, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ ये क्वालिफाइड जितने लोग हैं वो लोग भी बस वो उन्होंने क्या कहा कि जो 11 वाले हैं वो भी अप्लाई करेंगे, जो एसटीटी 2019 में मेरिट में है वो भी अप्लाई करेंगे, और एसटीटी 2019 के जो नॉट इन मेरिट में है वो भी अप्लाई करेंगे। क्वालिफाइड एंड इन मेरिट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट दोनों लोग अप्लाई करेंगे। सरकार ने ये नहीं कहा कि मेरिट नॉट मेरिट खत्म हो गया है, सिर्फ क्वालिफाइड है। सरकार लेटर के द्वारा ऐसा वो कर रही है, प्रैक्टिकली वो ऐसा ही कर रही है, लेकिन उसने लीगली रूप से ऐसा कुछ नहीं किया। लीगली रूप से अपने लेटर में वो दोनों को बराबर कर दी है, लेकिन सरकार अभी भी ये नहीं कह रही है कि ये एग्जाम जो है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था। तो आपके एलिजिबिलिटी कहने से हम नहीं मान लेंगे, सरकार को कहने दीजिए। आप कहिएगा तो थोड़ी मान लेंगे, सरकार कोर्ट में कहेगी ना, कोर्ट में केस फाइल हुआ है, सरकार वहां जवाब देगी कि हाँ भाई एलिजिबिलिटी है कि कॉम्पिटिटिव है। अब आप तो ये तो सबको पता है कि एसटीटी का मतलब सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट है। ये तो बेवकूफ जो होगा, जो परीक्षा नहीं भी दे रहा होगा वो भी जान रहा है, जो नहीं दे रहा है एग्जाम वो भी जान रहा है कि टीचर एबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। कि फुल फॉर्म किसको नहीं पता है, लेकिन उसको एलिजिबिलिटी को कॉम्पिटिटिव नेचर में लेने का गवर्नमेंट के पास राइट है ना, गवर्नमेंट ने खुद लिया है ना।
हम लोगों ने तो कहना नहीं है कि भैया कॉम्पिटिटिव नेचर में आप लोग, और उसने खुद लिया है, और खुद लिया है तो खुद वो जवाब देगी कोर्ट में कि हाँ वो कैसे वो मेरिट और नॉट मेरिट दोनों को बराबर की है कॉलम को। एक चीज और था कहना ये कि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, अब में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक से, मतलब एक सप्ताह में उम्मीद है, ऐसे पटना के लोअर कोर्ट्स के बारे में ऐसा आया है कि अगले सप्ताह से लोअर कोर्ट जो है वो चलेगा आपको क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऑफलाइन मोड में। तो इट मे भी कि हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी धीरे धीरे ऑफलाइन मोड में आएगा, और ऑफलाइन मोड में अगर आता है तो मे भी ये चांसेस है ऑफलाइन मोड में आने के बाद कि हमारी जो केस है उस केस की सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो सकती है। आप बार बार बहुत बड़ा यूट्यूबर चैनल बन गए हैं, एक सुनिए ना, हम आपसे बस एक चीज कह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ढील रहा है, देख रहा हूँ कि इतना 70,000 सीट बढ़ गया है, सब क्वालिफाइड को नौकरी दिवा देंगे, ये एकदम ऐसा बोलते हैं यूट्यूब पे आके, हम जब तक हमारी लड़ाई क्वालिफाइड की लड़ाई है। सुनो, 1700 सीट है ना कंप्यूटर साइंस में, 1673 को 3200 करा दोगे ना तो जान जाएंगे हम, 3200 करा दो केवल। 1673 कंप्यूटर साइंस में सीट निकला हुआ था, 7वें चरण में 3200 सीट केवल करा दो कंप्यूटर साइंस का, हम जान जाएंगे, क्योंकि हमको भी पता है कि सीट कितना बढ़ेगा। 17,000 लड़के क्वालिफाइड है, 3200 होगा कि नहीं इसमें भी हमको डाउट है। सरकार अगर 3200 कर देगा तो बहुत बड़ा खुशी, बहुत बड़ा समझिए कि हम लोग के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन क्या सरकार 3200 करेगी, वही तो देखना हमको है। और ये 80,000 लोगों की जॉब दिलवाते हैं, 80,000 लोगों को कहते हैं कि मतलब सब लोग का ये है कि सब लोग को हम जॉब दिलवाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल से अनाउंस करते हैं। और मेरे बारे में बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा करता धरता हूँ, नहीं हूँ। अरे भाई मैं क्या हूँ नहीं हूँ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारा बिहार जानता है, कहने की जरूरत नहीं हमको। हम कहेंगे तब लोग नहीं जानेगा कि STT के लिए हमने क्या किया है, वो सारा लोग जानता है कि STT के लिए हमने क्या किया, वो कहने की जरूरत नहीं है हमको। वो वक्त आने पे आपको भी पता चल ही गया है, वो पता चल भी जाएगा आपको फ्यूचर में भी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने जो दिखाया सरकार का जो ऑर्डर NCTE का, वो हमने दिखाया TET कंडक्शन के लिए जो गाइडलाइंस है NCTE का, वो हमने दिखाया। हमने पूछा था कि STT कंडक्शन के लिए कोई गाइडलाइंस है, कोई नियमावली है क्या, STT को कॉम्पिटिटिव है या एलिजिबिलिटी है, इस क्या कॉम्पिटिटिव अगर नहीं है, आप कह रहे हैं एलिजिबिलिटी है, तो सरकार क्यों कह दिया कि भाई कॉम्पिटिटिव है? सरकार से ज्यादा चालाक आप हो गए हैं, यानी सरकार गलत है, आप सही है। आप कह रहे हैं कि नहीं केवल एलिजिबिलिटी है, और सरकार कोर्ट में काउंटर दी हुई है कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एलिजिबिलिटी है। अब बताइए कौन गलत है, सरकार गलत है या आप गलत है? अब कोर्ट में शपथ पत्र दिया जाता है ना, और जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग बताते हैं ना, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, पहले फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कोर्ट में क्या होता है पहले पता कर लेना पड़ेगा कि फैक्ट्स एंड फाइंडिंग किसको कहा जाता है। कमिटी रिपोर्ट खुद कोर्ट के आदेश पे बनाया गया था। फैक्ट्स एंड फाइंडिंग होता है कि सरकार के जो केस चल रहे हैं उसमें कोर्ट ने कोई अपना रिकमेंडेशन दिया, कोई अपना कोई टिप्पणी कर दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता है। फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जैसे रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज इन द मिडिल वे, रूल का जो गेम जो चल रहा है उसके रूल का मिडिल में बदल, ये फैक्ट्स एंड फाइंडिंग है। इट्स नॉट द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कि अपर मुख्य सचिव लेवल का मीटिंग हुआ और कमेटी रिपोर्ट दिया। कमेटी रिपोर्ट फैक्ट्स एंड फाइंडिंग नहीं है, कमेटी रिपोर्ट है सरकार के द्वारा दिया गया कमेटी का रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव स्तर से बनाया गया था, और उसी अपर मुख्य सचिव लेवल के द्वारा जो है इस एग्जाम के कंडक्शन का भी गाइडलाइन जारी किया गया था बिहार बोर्ड को। यही तो जवाब हम लोग को चाहिए कोर्ट में कि भाई जवाब दे। हम लोगों ने तो विज्ञापन की शर्तों को पढ़ के फॉर्म भरा था। और छोड़ दीजिए, आपकी बात मैं छोड़ दूं, आपके बहुत सारे जो नॉट इन मेरिट वाले हमारे मित्र हैं, मैं देखा हूँ बहुत सारी लेडीज महिलाएं भी जो थी वीडियो बनाती थी, पहले बोलती थी, मैंने यूट्यूब पे खुद सुना है उनका वीडियो कि जो भी हमने एग्जाम दिया था STT को वो एक कॉम्पिटिटिव मान के दिया था, और हमने देखा था कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम है, ये विज्ञापन को हमने कॉम्पिटिटिव मान के दिया था। अगर ऐसा केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता तो हम लोग इतना क्यों परेशान होते? ये तो खुद आपके नॉट इन मेरिट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, और आप उनकी ही बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और वो महिलाएं हैं, बहुत प्रखर वक्ता हैं उनकी, मैं सुनता हूँ, 1-2 बार वीडियो वगैरह देखा हूँ उनका। तो आप ये कैसे हाउ कैन यू से दैट कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है और कॉम्पिटिटिव टेस्ट है? आप कहते हो एलिजिबिलिटी है, सरकार कहती है कॉम्पिटिटिव नेचर है, तो सरकार को बदलने तो दीजिए ना पहले कि क्या हो रहा है, सरकार उसको क्या कह रही है। इतना आसानी से थोड़ी सरकार को हम लोग छोड़ देंगे, सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा ना आखिर कोर्ट में। SLP 2020 का हवाला दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं STT नियमावली के बाद, ये हमको SLP 2020 की कहानी सुना रहे हैं। जैसे 2012 के नियमावली हम पढ़वे ना किए हों, SLP 20 का जजमेंट हम लोग पढ़वे नहीं किए हों, SLP 20 का जजमेंट आप आज पढ़ रहे हैं। और हम लोग 2017 से TET जो पास किए थे वो लोग इसी केस के वजह से
टीईटी की बहाली नहीं हो रही थी प्राइमरी में, इसी केस की वजह से। तब जाके बहुत आंदोलन हुआ, तब जून 2019 में आपको जो है जून में आंदोलन हुआ था पटना में। उसके बाद जो है सरकार ने प्राइमरी भर्ती के लिए 19 का विज्ञापन निकाला, जो 19 का विज्ञापन अभी देखिए 21 में चल रहा है। अभी उसी का काउंसलिंग हुआ है जिसमें मेरा सिलेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुआ। अब देखिए मेरा ईडब्ल्यूएस में हुआ, उसमें भी एक विवाद शुरू हो गया है, लोग ने विवाद करना शुरू कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैसे आ गया, पुराना वैकेंसी है। तो अरे भाई वैकेंसी पुराना है, जिस टाइम में वो पब्लिश कर रहा है विज्ञापन उस टाइम के अकॉर्डिंग रोस्टर बनाएगा। उस टाइम में जो उसका जो प्रोसीजर होगा रोस्टर बनाने का, जो कैटेगरी होगा उसके अनुसार वो रोस्टर बनाए थे, कुछ भी नहीं है। और प्राइमरी में कुछ होने वाला है नहीं है। भले ही लोग दिमाग लगा रहे हैं अपना कि ईडब्ल्यूएस के कारण हम लोग ये करा दें या किसी तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं भर्ती को, प्राइमरी भर्ती को। प्राइमरी भर्ती कोई से रुकने वाला नहीं है। सरकार भले ही डिले कर रही है, वो नियुक्ति पत्र देने में डिले कर भी रही है, और मुझे लगता भी नहीं है कि 2021 में सरकार नियुक्ति पत्र देगी, हमें नहीं लगता है ऐसा। दे देगी तब तो अच्छा बात है, लेकिन जैसे सरकार का रवैया है वो देख के हमें लगता है कि वो इतना स्पीडली काम करेगी। वो बहाना बनाएगी कि सारे लोग पंचायत चुनाव में बिजी हैं, कहाँ से हम करा पाएं ये कामों को वगैरह वगैरह करके, कैसे हम जांच करवा पाएं वगैरह। तो मुझे उम्मीद है, देखिए सरकार अगर कुछ अच्छा कर दे तो और बेहतर है, बट हमें नहीं लगता कि सरकार 2021 में कुछ बेहतर करने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे मतलब ईडब्ल्यूएस का दे दिया गया सीट। तो भाई ईडब्ल्यूएस का सीट चूंकि 2019 में विज्ञापन निकला था, उस टाइम में ईडब्ल्यूएस एग्जिस्ट कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग बनाया। सीट जो बैकलॉग की होती है, तो बैकलॉग सीट में केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का चयन नहीं होता है, बाकी जो जनरल कैटेगरी है उसका सीट को तो बांटा ही जा सकता है, जो नया आरक्षण रजिस्टर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये किया गया था। खैर अब वो स्वतंत्र है, कोई भी अपना, हमें कुछ नहीं कहना इस विषय पे, लेकिन इतना बता देते हैं कि ये वैकेंसी जो है चीफ जस्टिस महोदय जो है पटना के, उनके आदेश जो ब्लाइंड केस में था उनके आदेश पे ये चल रहा है। और उस आदेश में एक बात और भी लिखा हुआ था कि जो भी केसेस आएंगे प्राइमरी भर्ती से संदर्भ में, वो सारी केसेस जो हैं वो इसी बेंच में सुनी जाएंगी, चीफ जस्टिस के बेंच में सुनी जाएंगी। तो नीचे के बेंच में अगर कोई ऑर्डर आता भी है, इन केस ऐसा कोई ऑर्डर आएगा नहीं, बिल्कुल मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस के ऑर्डर से ही भर्ती कंप्लीट हो रही है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर कि हाँ किसी तरह से हम प्रयास करें, तो प्रयास करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए एसटीईटी वाले लोग थोड़ा धैर्य रखिए, कोई भी काम धैर्य से होता है। और थोड़ा सा सभी से एक आग्रह है, सबको पता है कि हम लोग लगे हुए हैं, आपको भी पता है कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या चल रहा है, सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या चल रहा है, आपको भी पता है। हाँ भाई, तो मेरिट वाले को जॉब ना मिलेगा तो नॉट इन मेरिट वाले को मिल जाएगा पहले, क्या बात है, चलिए अच्छी बात है, मिल जाए आप लोग, कोई बात नहीं है। तो वही मैं कह रहा था कि जो प्रोसीजर है कोर्ट का वो बहुत स्लो चलता है, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, और वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। बार बार मैं देख रहा हूँ कि आप लोग तरह तरह के पोस्ट, तरह तरह के कमेंट्स ग्रुप पे कर रहे हैं कि मैं सो गया हूँ। मैंने आपको एक बार ही बता दिया है कि मैं एक्टिवेट मोड में आ जाऊंगा तभी जब पहली सुनवाई हो जाए। जब तक पहली सुनवाई नहीं होती है तब तक हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ऐसे कल भी हम लोगों ने केस का मेंशनिंग करने के लिए बोला है, देखिए, और 1-2 दिन में लिस्ट निकलेगा, लिस्ट में देखिएगा आप लोग कि हम लोग का मेंशनिंग अलाउ होता है कि नहीं होता है। बट अभी मैं देख रहा हूँ जितना दिनों से कोई भी टीचर के संदर्भ में, अपॉइंटमेंट के संदर्भ में कोई भी केस का मेंशनिंग अलाउ नहीं हो रहा है। अब देखते हैं आगे, अगर हो गया हम लोग का अलाउ तो अच्छी बात है, बट कोर्ट अगर ऑफलाइन चलेगा तो बहुत बेहतर होगा हम लोग के लिए, कि ऑफलाइन चलेगा तो हम लोग आसानी से और सुनवाई होने की संभावना बनेगी उस टाइम में। दूसरी बात है कि मेरिट के पक्ष से लगभग 3 केसेस फाइल हुए हैं, और मेरी जानकारी में 3 केसेस हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एक हम लोग का है, 2 और भी केसेस हैं। अगर किसी भी केस की सुनवाई हो जाए ना, किसी भी एक केस का, किसी का भी, हम लोग का या किसी का भी, तो हम लोग आसानी से अपने केस को उसके साथ टैग करवा सकते हैं। लेकिन सुनवाई ही नहीं हो रहा है किसी भी केस का, इसलिए सुनवाई हो जाने दीजिए। सुनवाई होने के बाद ही जो है वो हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सुनवाई नहीं होने के कारण थोड़ा सा मतलब ये समझिए कि आदमी निराश है कि जल्दी सुनवाई हो जाए। अब कोर्ट कचहरी का समझते हैं मामला, कितना अपने कंट्रोल में कुछ रहता नहीं है, तो देखते हैं जितना जल्दी सुनवाई हो जाए उतना अच्छा हम लोग के लिए रहेगा। लेकिन आप लोग ये मतलब जो मन में ये पाल लेते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं या इनएक्टिवेट हो गए हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। तो वो आपने सुना होगा एक कहावत एक, कि किसी पे भी आप विश्वास करते हो तो पूरा विश्वास करो, अदरवाइज विश्वास करो ही नहीं, ठीक है।
चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद। सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और देखिए, मुझे फालतू वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। उन्होंने दिखाया था थोड़ा सा SLP 2020 मुझे पढ़ा रहे थे, इसलिए उनको मैंने NCTE का गाइडलाइंस पढ़ा दिया है और दिखा भी दिया है कि NCTE ने कैसे TET कंडक्ट कराने का गाइडलाइंस दिया था। मैं वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहता इन चीज़ों में, ठीक है। और साथ साथ उनका ईमान भी मैंने दिखा दिया है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न छोड़ दो, ईमान की बात करो। सिर्फ अपना नौकरी न हो इसके लिए तुम अब सीधे एग्जाम की क्राइटेरिया को चेंज करने की बात को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो एक्सेप्ट कर सकते हो जो कि तुम नॉट इन मेरिट में हो, बट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर इन मेरिट। इसलिए हम लोग तो कभी किसी हाल में इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं किसी तरीके से। ठीक है, क्या होगा नहीं होगा वो तो कोर्ट में पता चल ही जाएगा। वैसे भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जाके ले लो सर्टिफिकेट। कहाँ नहीं ले लेते हो सर्टिफिकेट क्वालिफाइड वाला? थोड़ा हम लोग भी देख रहे हैं भाई, इंतजार कर रहे हैं कि चलो तुम लोग के बहाने थोड़ा हम लोग को भी सर्टिफिकेट मिल जाए भाई, इसी बहाने। चलिए साथियों, धन्यवाद। रक्षाबंधन की फिर से अगेन आप लोग को शुभकामनाएं हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सुनवाई होगी, जरूर होगी। न्यायपालिका में समझ ही रहे हैं, देर थोड़ा होती है बट देर है, अंधेर नहीं है, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। धन्यवाद साथियों। जो ये नीतीश कुमार जो अपने आप को PM मटेरियल घोषित कर रहे हैं ना, साबित कर देंगे कि ये